हेलो एवरीवन, सो दिस इज एपिसोड नंबर 4 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम लोग लास्ट 3 एपिसोड्स कर चुके हैं, उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड इवन मेरे चैनल पर भी वीडियो पड़ा है, वहाँ जाकर और भी वीडियोस जो है देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4 को। तो आज हमें स्टार्ट करना है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले पोर्शन में से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को, राइट। सो वी आर हियर डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बेसिकली ये टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बट इस वीडियो के बाद में ना ये टॉपिक में आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी है, वो क्या होती है कि जो ब्रीदिंग होता है उसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इंस्पायरेशन एंड सेकंड हमारे पास होता है एक्सपायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन तो हमें पता होता है कि जब हम एटमॉस्फेयर की एयर को विद इन अ लंग्स, राइट, तो हमारे पास क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। वहीं पे एक्सपायरेशन क्या होता है? जब हम अंदर की जो हमारी एयर है उसको हम बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, दैट इज एक्सपायरेशन, करेक्ट, एल्वियोलर एयर, ठीक। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास ये एल्विलाई होती है थिन, इरेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड। तो ये किसके लिए होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होती है, राइट। तो हमारे पास एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास जो इंस्पायरेशन होती है वो क्या होती है? जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं? ड्रॉन इन करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्या कर रहे हैं? अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है? हमारे पास जो एल्वियोलर एयर है इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हमारे पास बॉडी में अंदर चला जा रहा है और बॉडी से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी में बोला हुआ है लाइन में कि हमारे पास जो ये मूवमेंट हो रही है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये किसके थ्रू कैरी होती है? हमारे पास एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एयर की। अब हमने पढ़ा होता है कि एयर हमेशा कहाँ से कहाँ के लिए मूव करती है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो उसी तरीके से हमारे पास इसमें भी क्या होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है, इंस्पायरेशन की। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसका एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है मेरे चैनल पर, बट मैं यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था प्रेशर कुकर का, ठीक है। एंड हमको कुछ 2 से 3 वर्ड्स है जो हमें समझने हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर हमारे पास होता है प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रेशियो इनवर्स होता है। जितनी ज्यादा कम वॉल्यूम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास में? प्रेशर होगा। या फिर जितना कम प्रेशर होगा हमारे पास में उतनी ज्यादा क्या होगी? वॉल्यूम होगी। तो इसका क्या होता है कि इनवर्स रेशियो चलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है, विच इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब ये होता क्या है हमारे पास में कि जो हमारा प्रेशर विद इन द लंग्स ऑफ एल्विलाई, विद इन एल्विलाई ऑफ लंग्स। अगर हमारे पास सिर्फ बोल रहा है पल्मोनरी प्रेशर, इसका मतलब लंग्स का प्रेशर, ठीक है, ओनली पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स का प्रेशर। बट अगर बोल रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि प्रेशर विद इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, मैंने आपको समझाया था दैट दिस इज सपोज दीज आर लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या होती है? बहुत सारे हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तो एल्वियोलाई के बीच, एल्वियोलाई में जो प्रेशर है हमारे पास में, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है प्रेशर कुकर के बारे में, ठीक है, प्रेशर कुकर के बारे में, ठीक है, राइट। सपोज दिस इज प्रेशर कुकर, राइट। अब जब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, तब हमारे पास सीटी लगती है। यस, जब प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तब हमारे पास सीटी लगती है। जो अंदर की एयर जो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था वो हमारे पास एक्सपेल आउट करती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास एक्सपायरेशन कब होगी? जब अंदर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, तभी अंदर वाली एयर बाहर जाएगी। बिकॉज एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो अब एक बात समझो, सपोज दिस इज आवर फेस, राइट, ठीक है, ये है फेस, ठीक। अब एक बात समझो आप लोग कि हमारे पास में जो एयर है, राइट, अगर हमारे पास में हमें इंस्पायरेशन करना है, ठीक है, इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? बाहर की हवा अंदर ले रहे हैं, राइट। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? हायर प्रेशर से लोअर। तो आप एक चीज समझ लो कि बाहर का प्रेशर जब ज्यादा होगा तभी तो वो अंदर जाएगी। पॉइंट है कि बाहर का प्रेशर जब ज्यादा होगा तभी वो एयर अंदर मूव करेगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा तभी एयर जो है अंदर मूव करेगी, तो अंदर का प्रेशर कम, ठीक है। और एक्सपायरेशन के लिए क्या होगा? अंदर का प्रेशर ज्यादा, यानी कि प्रेशर विद इन द लंग्स ज्यादा, तभी हमारे पास कहाँ गया? लोअर प्रेशर एटमॉस्फेयर के पास में बाहर एक्सपेल आउट किया, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। तो याद रखना कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, तो हमारे पास क्या होती है? एक्सपायरेशन होती है। वहीं पे अगर हमारे पास प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा, उल्टा, तो हमारे पास क्या होगी? इंस्पायरेशन होगी, ठीक। अब मैंने किसका बात किया है? लंग्स का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है? एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा रहेगा? लंग्स में जब हमारा प्रेशर ज्यादा रहेगा उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा होगा? प्रेशर कम, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, यानी कि लंग्स से एटमॉस्फेयर में एयर जा रही है, मतलब कि एक्सपायरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमको कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा समझने में। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि अब ये जो चीजें हो रही हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इसमें और भी एडिशनल मसल्स एंड हमारे डायफ्राम्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। हमारे पास क्या है? डायफ्राम एंड कुछ सेट ऑफ मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ सेट ऑफ मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। अब वो मसल्स क्या होती हैं? हमारे पास एक्सटर्नल मसल्स का नाम है। अब ऐसा नहीं है ये क्या है, ये क्या है, दैट्स सिंपल द नेम ऑफ द मसल। आप लोग को क्या करना है? इस चीज़ को याद रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ होता है मतलब होता है, दैट्स इट। साइंटिस्ट नहीं बनना है, नॉर्मल समझना है, ठीक है। तो सेट ऑफ मसल्स होती हैं कौन सी? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये नाम है एक तरीके से जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं?
ठीक है, बिटवीन द रिब्स में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पास जो है एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं ना, ग्रेडियंट क्या, प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में और भी हमारे पास क्या यूज होता है, डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स जो इसको इनिशिएट करती है, ठीक। अब हमारे पास इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है और एक्सपायरेशन में क्या कंडीशन होती है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। दैट इज इंस्पायरेशन एंड हियर इट इज एक्सपायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इंस्पायरेशन कब होगी, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा। बस इतना याद रख लो, इस चीज़ को समझ लो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये मत समझो कि यार ये कैसे याद करें, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। नॉर्मल समझो कि इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसका, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसका, मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, करेक्ट, बहुत ही कम लगानी पड़े बट लगानी होती है। वहीं पे जब हम एक्सपायरेशन की बात करें तो हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एनर्जी लग रही है। एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। बट हाँ, ये हमेशा पैसिव नहीं होता, बिकॉज अगर हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो उस टाइम पे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में पैसिव है और ये एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्टिव क्यों, तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। और इसमें क्या होगा हमारे पास, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। इसमें क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अब इंस्पायरेशन की बात कर लेते हैं पहले कि इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम का, जो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम इन थोरैसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सपोज दिस इज द थोरैसिक चैम्बर, ठीक है। तो इंस्पायरेशन से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का, जिससे क्या हुआ हमारा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरो मतलब ऊपर और ये मतलब नीचे, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है इंक्रीज हुआ इसका वॉल्यूम, ठीक है। और हमारे पास क्या हुआ, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल था, मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनल वाले जो एडवांस वाली जो ब्रीदिंग होती है उसमें हेल्प करता है, बट इसमें हमारे पास जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल भी हेल्प करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल भी हेल्प करता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है वो क्या करता है, जो रिब्स होते हैं सामने हमारे पास में, सपोज दिस इज द टाइप ऑफ सिचुएशन, तो ये सामने जो रिब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, इसको लिफ्ट अप करता है, ठीक है। इन ये जो रिब्स है इन्हें लिफ्ट अप करता है, समझाती हूँ, ठीक है, कि ये हो कैसे रहा है। तो सपोज दिस इज द लंग, ये क्या है हमारा, एक लंग वाला पोर्शन है, ठीक। दिस इज द, सपोज मान लो ये एक लंग है, लंग्स है हमारा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि इसमें डायफ्राम कॉस्ट हुआ, ठीक है। डायफ्राम सपोज मान लो ये वाला सरफेस है, ये वाला है डायफ्राम, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, डायफ्राम। तो हुआ क्या कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड हमारे पास में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, तो इसमें मान लो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो क्या हो रहा है हमारे पास, जो ये वाला एरिया है ऊपर नीचे वाला, पहले ये हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करी ऊपर नीचे से जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब इंस्पायरेशन में क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक डायफ्राम का और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, ठीक। तो जब हमारे पास डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास इस तरीके से वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में इंक्रीज हुआ, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज हुआ। बट जब हमारे पास एक्सपायरेशन हुआ तो हमारे पास जो ये रिब्स प्रेजेंट होती हैं साइड्स में, ठीक है, रिब्स जो प्रेजेंट है लंग्स के आगे, वो और हमारे पास में जो स्टर्नम प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन किया, डॉर्सल एंड वेंट्रल तरीके से वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया, एंड ठीक है। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल में हमारे पास डॉर्सल, दिस इज डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में, कब, जब हम स्टर्नम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसके थ्रू, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू। पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उन्होंने रिब्स को और स्टर्नम को लिफ्ट अप किया, तो हमारे पास डॉर्सल एंड वेंट्रल में इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज किया, और जब हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम हमारी क्या होगी, बढ़ गई है लंग्स में, अब ये लंग्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओवरऑल वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब वॉल्यूम का रिलेशन क्या था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव कर दिया तो अब लंग्स का प्रेशर बहुत ज्यादा कम, एंड बाहर एटमॉस्फेयर का ज्यादा, तो बाहर से एयर अंदर आएगी, दैट इज इंस्पायरेशन। तो ये प्रोसेस था इंस्पायरेशन का, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास में कि जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या हो गया, अब तो यही सेम लाइन हमारी एनसीईआरटी में बोला है। अब मैं आपको इसी के थ्रू एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। सो ये हो गया डायफ्राम नीचे वाला हिस्सा, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, दिस इज थोरैसिक चैम्बर, तो विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर ऊपर वाला, पोस्टीरियर नीचे वाला, तो इस तरीके से उसने क्या किया, हमारे पास वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, तो रिब्स को लिफ्ट अप किया, एंड स्टर्नम से क्या कॉज हुआ, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम सिमिलरली इंक्रीजेज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तो जैसे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ी, ठीक है। नाउ द इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में तो उसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रेशियो है, ठीक है। नाउ डिक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है, बाय विच एयर्स फ्रॉम आउटसाइड से एयर कहाँ आई, इनसाइड आई ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर आई, दैट इज इंस्पायरेशन के टाइम में डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अब एक्सपायरेशन करना है तो उल्टा प्रोसेस, यानी कि अभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। नाउ डायफ्राम एंड स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, थोरैसिक वॉल्यूम में डिक्रीज होगा तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो अंदर से बाहर एयर जाएगी, दैट इज एक्सपायरेशन, ठीक है। तो यही लिखा है एनसीईआरटी में भी, आप रीड कर लेना। तो यही सेम लाइन एनसीईआरटी में भी लिखे हैं जो मैंने आपको बोल दी है, राइट। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एबिलिटी होती है हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। जैसे हम नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, अब मसल्स की हेल्प से हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन कर लेते हैं, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा एक्सपायरेशन कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम नॉर्मल तरीका ये करते हैं कि हम सांस रोकते हैं, देखते हैं कितनी देर तक सांस रोकते हैं, मतलब ये चीज़ें नॉर्मली हम लोग करते थे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत देर तक सांस होता है, फिर अचानक से लेते हैं, तो वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, तो उसमें हमारी क्या मसल इन्वॉल्व हुई। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बाय द एडिशनल मसल्स जो प्रेजेंट होती है हमारी एब्डोमेन में। अब हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है हमारे पास 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 बार सांस ले सकता है, ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस का नाम दिया है एनसीईआरटी ने, विच इज स्पायरोमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम ब्रीदिंग मूवमेंट में, वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग की मूवमेंट में, उसको हम जो है एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द स्पायरोमीटर की कितना एयर एंड ये सब चीज़ें इंस्पायर या फिर एक्सपायरेशन हमने किया, ये सब चीज़ें हम स्पायरोमीटर के थ्रू क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट करता है एपिसोड नंबर 4 जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ एंड पल्मोनरी वॉल्यूम की, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से ट्रिक वाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें कितना होता है, किसको हम कब एक्सपायरेशन ज़्यादा होता है, कब फोर्सफुल होता है, तब क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा एपिसोड नंबर 5 जिसमें ये सारी कंफ्यूजन का हो जाएगा दी एंड। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स एंड ऑल्सो मच एवरीवन फॉलो फॉर मोर।